बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा बीए में अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसके लिए भी है, और माइनर वालों के लिए भी। जैसे राम मनोहर लोहिया में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो माइनर पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दूं, मेजर कोर्सेज के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी पेपर लगा हुआ है, मेजर कोर्सेज का भी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इसके अलावा जो है जिनकी भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं आपकी, कानपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और बाकी विश्वविद्यालय जितने भी, चाहे जो भी विश्वविद्यालय, जैसे एमजेपी आरयू हो गया, ठीक है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई आगरा की, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव आपकी होंगी, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होंगी तो उसके लिए मॉडल पेपर जो होगा वो लिखित टाइप का मैंने दिया हुआ है, और मैं दे भी दूंगा 2-3 दिनों में, और महासंग्राम वीडियो दूंगा, तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो समाज शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। समाज शास्त्र के सेकंड सेमेस्टर में आपको सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में पढ़ना होता है। मतलब कि क्या, हिंदी में इसको बोलेंगे आप, क्या हिंदी में इसी को कहते हैं भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन। तो यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, और प्रयास यही रहेगा कि लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझा जाए। और ये ऐसे प्रश्न होंगे कि आपकी परीक्षा में, आपकी बार 2024 और 25 की परीक्षाओं में आने वाले हैं, 2026, 25 सभी की परीक्षा में भी आएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि या तो पिछले वर्ष 2022 और 23 में पूछे गए हैं, या फिर पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, 2024 में। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू होता 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है इनमें से? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2022 के पेपर में, ये प्रश्न पूछा गया था। आपको बता दूं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें हिंदी होगा तो ऑप्शन नंबर हमेशा वही लगेगा, हिंदी ही। ठीक है, क्योंकि राज्य भाषा हिंदी है भारत की। जो अनुच्छेद 343 जो भारतीय संविधान का 343 का फर्स्ट है, वो कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी, और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है यस्सी दुबे, यानी कि श्यामा चरण दुबे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमो हरार्किकस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होमो हरार्किकस पुस्तक को लिखा है लुई डुइमा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है। एक प्रश्न और आपका हमेशा आता है, दी इंडियन विलेज। दी इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है किसने? यस्सी दुबे ने। ये बात ध्यान रखेंगे, 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था, आपकी परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो आपकी इंडियन विलेज पुस्तक है, इसको और भी विद्वानों ने लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे एम एन श्रीनिवास भी इस पुस्तक को लिखते हैं। ठीक है, इंडियन विलेज नाम से, इंडियन विलेजेस पुस्तक को लिखते हैं। दी इंडियन विलेज पुस्तक एससी दुबे ने लिखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता है? तो श्रमिक वर्ग जो होता है बेसिकली ये शहरों में पाए जाते हैं, जहां पर मिल वगैरह या कारखाने होते हैं, जहां पर कोई खदानें होती हैं, वहां पर श्रमिक वर्ग होते हैं। ठीक है, गांव में कृषक वर्ग, भूस्वामी वर्ग और मध्य वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, शहरों में श्रमिक वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। पिछड़ापन निम्नांकित में से किसका लक्षण है? पिछड़ापन जो है ये व्यक्ति का, जाति का और व्यवसाय का, पिछड़ापन इन सभी का लक्षण हो सकता है। डी ऑप्शन घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? 1953 में की गई थी। ये बात आप ध्यान रखें, काका कालेलकर आयोग की। काका कालेलकर ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, समाज शास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्टे हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। द गोल्डन बॉय एक पुस्तक है, जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में की गई थी। एक पुस्तक है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, किसने लिखी है? पी जिसबर्ट ने उस पुस्तक को लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने सोचा बिल्कुल बतानी चाहिए आपको ये प्रश्न। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इसका 1953 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समाज शास्त्र अध्ययन है किसका, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। समाज शास्त्र अध्ययन है किसका, राष्ट्र का नहीं, विश्व का नहीं, व्यक्ति का भी नहीं। समाज शास्त्र बेसिकली समाज का अध्ययन है। समाज किसे कहते हैं, समाज, समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ऐसा किसने कहा था, मैकाइबर पेज ने कहा था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ हुआ, बताएं। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ हुआ, बताएं। तो किसमें हुआ था, येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का पठन पाठन हुआ था। अगर भारतीय स्तर पर पूछेगा कि भारत का एक प्रकार से, या भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कब हुआ, 1919 से भारत में समाजशास्त्र का आरंभ होता है मुख्य रूप से, ठीक है। बाकी 1914 ईस्वी में से ही हो जाता है, 1907 में इंग्लैंड से, 1914 में इंडिया में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर के.एम. कपाड़िया जो हैं ये मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, वहीं पर सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, ये भी प्रश्न लगातार आता है। तो उस जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ, एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त काम्ट ने किस शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहा था उन्होंने, क्या कहा था, सोशियो फिजिक्स बोला था इसको, समाजशास्त्र को किसने, अगस्त काम्ट ने। फिर उसके बाद में समय आता है 1838 का। 1838 वो समय है जिसमें सामाजिक भौतिकी को फिर से एक बार अगस्त काम्ट ने क्या कहा, सोशियोलॉजी कहा। क्या कहा, सोशियोलॉजी कहा, ठीक है, सोशियोलॉजी कहा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना, सोशियस और लोगास, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 1838 में किसने किया, अगस्त काम्ट ने किया। इसीलिए अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित युग्म नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं। युग्म माने होता है जोड़ा, तो कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो दी है ये एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। तो यानी यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यही सही जोड़ा नहीं, आर देसाई ये गलत हो जाएगा। प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों की अवधारणा जो है आर के मर्टन यानी कि राल्फ के लिंटन ने दी है, बिल्कुल ठीक है, ये लिंटन, ठीक है। द सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट बीर स्टीड। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में समूहों को बांटा है चार्ल्स कूले ने, यानी कि सी.एच. कूले। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये तीनों बातें बिल्कुल सटीक हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो आप बताएंगे एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, ठीक है। प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों की अवधारणा किसने दी है, राल्फ के लिंटन ने दी है। द सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट बीर स्टीड है, ये सब ध्यान रखेंगे। अच्छा, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, पार्सन्स और स्मेल्सर महोदय ने लिखी है। कौन सी पुस्तक, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किसने बांटा, तो जो है चार्ल्स कूले ने बांटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का जो है ब्रिटिश फादर के रूप में जाना जाता है। समाजशास्त्र के ब्रिटिश फादर हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न वही आपका रिपीटेड है। अगला देखेंगे, जाति वर्ग और व्यवसाय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जाति वर्ग और व्यवसाय शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किसने किया था, श्यामाचरण दुबे जी ने किया था, यानी कि एस.सी. दुबे। श्यामाचरण दुबे जो है डी.पी. मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है, जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये। इन पर एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है 6 सेमेस्टर को लेकर के, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र सिंह, ये सब भारतीय समाजशास्त्री हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एस.सी. दुबे ने जाति वर्ग और व्यवसाय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनमें से 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं, तो मनु ने कर्म के 3 भेद किए, ये ऑप्शन आपके तीनों गलत हैं, ठीक है, चारों 3 भेद किए हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। चले, प्रश्न है, हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार कितने
के प्रकार के होते हैं, तो हिंदुओं में 16 प्रकार के संस्कार की बात करी गई है। कितने प्रकार के संस्कार होते हैं भैया? 16 प्रकार के संस्कारों की बात करी गई है। अच्छा ये बताएं प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जात की अवधारणा दी है। ये बताएं ग्राम में नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गालपिन महोदय ने किया था। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है 2023 की परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। मानव समाज यानी कि ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? किंग्सले डेविस ने लिखी है वो पुस्तक को। एक पुस्तक और है ट्रेड यूनियन अधिनियम, सॉरी एक पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रजनी कोठारी ने लिखा है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1926 में पारित किया गया था। एक पुस्तक है आपकी सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, इस पुस्तक को आई.पी. देसाई ने लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको बीच बीच में बताता चलता हूँ। ये भी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ओके। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे अच्छा कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिलिन और गिलिन है, ठीक है। सॉरी, एक गिलिन का नाम है जेपी गिलिन और दूसरे गिलिन का नाम है जेएल गिलिन, ठीक है। ये दोनों गिलिन हैं, तो दो व्यक्ति हैं गिलिन और गिलिन, एक व्यक्ति नहीं है। जेपी गिलिन और जेएल गिलिन, इन दोनों ने मिलकर के कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रोबर महोदय ने पुस्तक को लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको बताना चाहिए। चले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चले, रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा महाभारत की रचना पूछेगा तो व्यास जी ने करी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अष्टाध्यायी की रचना किसने करी है? तो पाणिनि ने करी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? जब मूल संविधान था उसमें कुल मिलाकर के कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था जब संविधान बना था। फिर इसके बाद में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई, फिर उसके बाद में 3 भाषा जोड़ी गई नमक, यानी कि नमक का मतलब होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषा जोड़ी गई। फिर उसके बाद में 4 भाषा और जोड़ी गई जिसको आप बोडो मास कहते हैं। बोडो मास का मतलब होता है बोडो मास। बोडो मास का मतलब एक भाषा हो गई बोडो, डो माने डोंगरी, मा माने मैथिली और सा माने संथाली। तो ये 4 भाषा बाद में जोड़ी गई, यानी कि 4 4 4 3 7 और एक 8 भाषा, और 14 और 8 कितना होता है 22। यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं का उल्लेख इस समय क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। डोंगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? वैसे बेसिकली अगर बताऊं तो डोंगरी भाषा जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर दोनों में बोली जाती है, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश ज़्यादा करेक्ट आंसर आपका लग जाएगा। हिमाचल प्रदेश भी आप लगा सकते हैं और जम्मू कश्मीर भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, जनजातियों के पृथक्करण का सुझाव निम्न में से किसका है? बताएं। जनजातियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जनजातियों के पृथक्करण का सिद्धांत हट्टन और मजूमदार का, जे हट्टन और मजूमदार, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, का ऑप्शन। देखें एक चीज़ और आपको बतानी थी, अगर आपको और भी वीडियोस आपको देखनी है तो आप को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है। जैसे को करिकुलर कोर्स में आपका क्या पढ़ना है? आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में जानकारी करनी है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ के मॉडल पेपर आपको को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को करिकुलर मास्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपकी परीक्षा के लिए। ये को करिकुलर कोर्स के तैयारी विधिवत तरीके से यहाँ पर करवाई जाएगी। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया भैया? एम.एन. श्रीनिवास ने किया। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कास्ट एंड कम्युनिकेशन एन इन मतलब एन इंडियन विलेज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मजूमदार ने लिखा है। घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। राष्ट्रीय एकता के साथ साथ कौन शब्द और जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, चले। अच्छा, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? टाइनबी ने लिखी है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्ष कोबिड्स का कथन है। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? टाइलर ने लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है पुस्तक, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। और
ये बताएं कि जो है पुस्तक और भी तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। देखें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया था? वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया था? तो मैक्स वेबर ने सम्मिलित किया था। बी ऑप्शन इसका यानी खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई है? बताएं निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई है? तो आदिम समाजों में सबसे पहले हुई है। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फैमिलुस शब्द से हुई है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है फैमिलुस, इसी से बना फैमिली। फैमिली माने परिवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है इनमें से? देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है एक वर्ग वर्ण है, क्षत्रिय भी वर्ण है और वैश्य भी वर्ण है। ठीक है, निग्रिटो एक प्रजाति है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ ऑप्शन। किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीयों को प्रजातियों का अजायब घर कहा था हर्बर्ट रिजले ने। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्राम्य नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिल फॉक्स महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पीपुल ऑफ इंडिया है, पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को किसने अपनाया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को किसने अपनाया भारतीय समाज के अध्ययन के लिए? तो ए आर देसाई ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आर देसाई। ठीक है, अक्षय रमन लाल देसाई इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, ध्यान रखेंगे। डोंगरी भाषा के क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में आप कोई भी ऑप्शन इनमें से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश भी आप लगा सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी लगा सकते हैं, दोनों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरी में जनजातियों का आरक्षण प्रतिशत कितना है? सरकारी नौकरियों में जनजातियों के आरक्षण जो है कुल मिलाकर के लगभग आपका एक तो 7.5% आरक्षण है और एक और आरक्षण कुछ मिलता है इनको, कुल मिलाकर के 22 से 21% आरक्षण मिल जाता है। घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास पक्ष पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा हॉबल महोदय की। किसकी है? हॉबल महोदय की है। ये बात आप ध्यान दें, किसकी है भैया? हॉबल महोदय की। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर है। तो ए वाले फटाफट से अपने आप को जान लीजिए कि भैया आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो। अच्छा ये बताएं, आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है, किसने कहा था? तो ये टाइलर ने कहा था। ठीक है, लेकिन धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है के पक्ष पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है, इसको कहा था हॉबल महोदय ने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर ये बात। अच्छा, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? मजूमदार और मदान ने कहा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ओके, धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत किसने दिया था? इमाइल दुर्खेम ने दिया था। इमाइल दुर्खेम ने आत्महत्या का भी सिद्धांत दिया था। इमाइल दुर्खेम ने आप देखेंगे और भी कई सिद्धांत दिए हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं, किसने कहा था? चार्ल्स कूले ने कहा था। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और देखेंगे, और भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगला प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, यह परिभाषा किसकी है? एडवर्ड टाइलर की है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्त्री को धार्मिक कार्य एवं मोक्ष में बाधक किसने माना? तो सेंट पॉल ने माना था कि स्त्रियां जो होती हैं वो धार्मिक कार्य में और मोक्ष में बाधा उत्पन्न करती हैं। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदुओं में धर्म का अर्थ है, हिंदुओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ईश्वर के 10 आदेशों का वर्णन बाइबल में किया गया है। ठीक है, बाइबल किसका ग्रंथ है? तो ईसाइयों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहेब इस्लाम धर्म के पैगंबर थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जब कोई वर्ग वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। किसने कहा था इस बात को? चार्ल्स कूले ने कहा था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, रॉबर्ट बीरस्टीड ने वर्ग विभाजन के कितने आधारों का उल्लेख किया है? तो रॉबर्ट बीरस्टीड की अगर बात करें तो रॉबर्ट बीरस्टीड ने
जो है वर्ग विभाजन के 5 आधारों के बारे में मुख्य मुख्य बताया है। द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है, वर्ग में समूह के सदस्यों में क्या पाया जाता है, समानता पाई जाती है। बा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, वर्गों के सदस्यों में पाई जाती है क्या, वर्गों के सदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जाति वर्ग और व्यवसाय के लेखक कौन है। जाति वर्ग और व्यवसाय ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है। तो जाति वर्ग और व्यवसाय पुस्तक के लेखक हैं जी एस घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रजनी कोठारी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखा है, मजूमदार की पुस्तक है। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो ऐसे ही प्रश्न, अच्छा सामान्य धर्म के मनु ने कितने लक्षण बताए हैं, 10 लक्षण बताए हैं। सामान्य धर्म के मनु ने जो है 10 लक्षण जो बताए हैं वो एक प्रकार से सामान्य धर्म के हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकारवाद के समर्थकों में कौन नहीं शामिल हैं, प्रकारवाद के समर्थकों में कौन नहीं शामिल हैं। देखिए, डेविड शामिल हैं, मूर भी शामिल है, पार्सन्स भी शामिल हैं, जी एस घुरिये नहीं शामिल है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, बताएं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है भैया, भारत का सबसे प्राचीन धर्म है आपका हिंदू धर्म। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वेद किस धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। ठीक है, वेद कितने होते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म है आपका हिंदू धर्म। गा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है। मोहम्मद साहिब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं जैन धर्म में। ईसा मसीह ईसाई मतलब धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से निम्न में से किसने मालिक व साहूकार इन 2 वर्गों का उल्लेख किया है, बताएं। मालिक व साहूकार इन 2 वर्गों का उल्लेख किसने किया है, डेनियल थार्नर ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसका कथन है कि भूमि ने जाति को व मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है। तो भूमि ने जाति को और मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है, माइकल यंग का कथन था ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, गाँव में प्रमुखता कितने वर्ग पाए जाते हैं। गाँव में प्रमुखता 3 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि वर्ग तथ्यता समूह होते हैं। वर्ग तथ्यता समूह होते हैं, ये बाटोमोर का कथन है। का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग के निर्धारण में आधार माना किसको, व्यक्ति को, परिवार को, व्यवसाय को, जाति को। तो उन्होंने जाति को आधार माना था। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी थे काका कालेलकर, ध्यान रखेंगे, 1953 में आया था। अगला क्वेश्चन आपका, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग का आधार क्या माना। अच्छा, मंडल आयोग जो है इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग का जो आधार माना है वो क्या माना है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों आधार माना है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, निम्न में से द्विज जाति नहीं है। देखें, द्विज जातियों में आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज जाति का मतलब जो यज्ञ भी धारण करते हैं, और शूद्र जो होते हैं वो द्विज में नहीं आते हैं। तो का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नगर की विशेषता नहीं है, बताएं। नगर की विशेषता, इनमें से द्वितीयक संबंध नगर में पाए जाते हैं, द्वितीयक नियंत्रण भी होता है, व्यक्तिवादिता भी इसमें होती है, संयुक्त परिवार ये गांव की विशेषता है, नगरों की नहीं। तो खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है इनमें से। देखिए, प्रजाति निग्रेटो प्रजाति है, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। बाकी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ये तीनों एक प्रकार से वर्ग हैं, वर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदान। का ऑप्शन में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाति शब्द जो है इसकी उत्पत्ति का पता किसने लगाया था। तो ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। जाति शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, और कास्ट शब्द कास्टा से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो ग्रेसिया डी ओरेटा ने सबसे पहले जाति शब्द का एक प्रकार से उल्लेख किया 1600 कब, 1665 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
जाति प्रथा की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार किसने माना है? तो जाति प्रथा की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार माना है होकार्ट और सेनार्ट ने। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, जब विवाह में लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल का होता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? देखिए, जब विवाह में लड़की जो है उच्च कुल की हो और लड़का निम्न कुल का हो, तब उसको प्रतिलोम विवाह बोलेंगे, यानी वो विवाह समाज मान्य नहीं करता है। लेकिन अगर लड़का जो है उच्च कुल का है और लड़की निम्न कुल की है, तो वो विवाह अनुलोम विवाह माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह का मतलब होता है, यानी कि मान लेते कोई ब्राह्मण जाति का लड़का है, अगर वो किसी वैश्य जाति की लड़की से शादी कर लेता है या शूद्र की लड़की से या क्षत्रिय की लड़की से शादी कर लेता है, तो वो आपका अनुलोम विवाह माना जाएगा, वो वैध माना जाता है समाज की दृष्टि से। प्रतिलोम विवाह वो होता है, जैसे मान लेते हैं कोई शूद्र का लड़का है और वो किसी वैश्य के लड़के से शादी कर ले, मतलब किसी वैश्य की लड़की से की शादी कर ले, या किसी क्षत्रिय की लड़की से शादी कर ले, या किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ले कोई शूद्र, या कोई वैश्य जो है वो क्षत्रिय की लड़की से शादी कर ले, तो ये भी प्रतिलोम विवाह हो। कोई क्षत्रिय अगर जो है ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ले, तो ये भी आपका प्रतिलोम विवाह होगा। मतलब कि जब कोई उच्च वर्ण जो होता है किसी निम्न वर्ण की लड़की के साथ शादी करता है, तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, समाज अनुलोम विवाह को स्वीकार करता है। लेकिन जब कोई उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह करती है, तो वो हो जाता है आपका प्रतिलोम विवाह। ये विवाह समाज नहीं मान्य करता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन। इसमें क्या है? उच्च कुल की लड़की उच्च कुल की हो, लड़का निम्न कुल का हो, तो प्रतिलोम विवाह होता है। खा ऑप्शन। अंतर विवाह, जब एक ही जाति के विवाह बीच में विवाह होता है, सगोत्री विवाह, ये भी यानी एक ही गोत्र में विवाह। अगला प्रश्न है, एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को हम बहुपत्नी विवाह के नाम से जानते हैं। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब विधवा स्त्री का अपने मृत पति के कनिष्ठ भाई यानी छोटे भाई के साथ विवाह हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं देवर विवाह। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2023 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, एपी जान ने ईसाई परिवार के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो ईसाई परिवार के 4 उद्देश्य बताए हैं एपी जान ने। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, वर्ग के सदस्यों में क्या पाई जाती है? वर्ग चेतना पाई जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, जागरूक रहते हैं, संदेश युक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं? तो बताएं, संयुक्त परिवार के सदस्य जो होते हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त परिवार की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका मतलब किस एक प्रकार की होती है? बताएं, समाजवादी मानसिकता की। बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। अगर आपसे पूछे कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1955 में पारित हुआ, 1955 या 54 में पारित हुआ था, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम भी 1954-55 में पारित हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, एक पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, किसने लिखा है? दुर्खीम महोदय ने लिखा है। और एक पुस्तक आपकी और है ट्रेड यूनियन, ये बताएं कि जो है मैंने पूछा था द इंडियन विलेज पुस्तक एससी दुबे की है, लेकिन अगर इंडियन विलेजेस पुस्तक पूछे तो एम एन श्रीनिवास लगाएंगे। तो इंडियन श्रीनिवास मतलब एम एन श्रीनिवास और एससी दुबे दोनों की वो पुस्तक है, ठीक है, दोनों ने लिखा है। अगला प्रश्न है, गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया? तो गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया भैया? गांव को जीवन विधि के रूप में परिभाषित किया है टी एन मजूमदार ने। डी एन मजूमदार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एससी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के लिए कितने आधार प्रस्तुत किए हैं? तो एससी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के लिए 6 आधार प्रस्तुत किए हैं। आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंडियन विलेजेस, इंडियन विलेजेस पुस्तक को लिखा किसने? अब इसमें देखें एम एन मतलब कि इसमें एससी दुबे नहीं दिया है, तो एम एन श्रीनिवास दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एससी दुबे देता तो करेक्ट आंसर वो भी हो सकता था चूंकि, लेकिन अगर द इंडियन विलेजेस लिखा जाएगा, द इंडियन विलेज, द इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं एससी दुबे, लेकिन केवल इंडियन विलेजेस पुस्तक के लेखक एम एन श्रीनिवास। अगला प्रश्न, नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य है। नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण करना, बिल्कुल, सामाजिक पुनर्निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना। घा ऑप्शन, ऊपर तो सभी करना। अगला प्रश्न, रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूरल लाइफ पुस्तक को लिखा है ममफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस सन में बनी थी? बताएं,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल इकोलॉजी राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे की पुस्तक है। इरावती कर्वे आपको बता दूं एक जो है लेखिका हैं, ठीक है, समाजशास्त्रीय लेखिका हैं। ओके, चले आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताएं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस सन में बनी थी? 1976 में बनी थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा, 75-76 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सन 2001 तक जन्म दर को घटा करके किस सीमा तक लाना था? तो इसमें 31 व्यक्ति प्रति हजार लाना था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व और बाल विवाह, ये सब एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है भारत में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, एन यस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है माल्थस महोदय ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन यस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये पुस्तक हमेशा आती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, निम्नांकित में से जन्म मरण के आंकड़ों में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है? बताएं, निम्नांकित में से जन्म मरण के आंकड़ों को किन किन तथ्यों में सम्मिलित किया गया है? तो स्वास्थ्य और औसत आयु, जन्म दर और मृत्यु दर, सभी में ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी में। बढ़ती जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक और निरोधक प्रतिबंध की बात किसने कही? बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक व निरोधक प्रतिबंध की बात किसने कही थी? माल्थस महोदय ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर, देशांतरण, मृत्यु दर, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, जननांकिकी का पिता किसे कहते हैं? जननांकिकी का पिता कहा जाता है किसको? माल्थस महोदय को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 2011 में मृत्यु दर कितनी थी? 2011 में 7.1 मृत्यु दर थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक में आपके एडविन कैनन का नाम आता है। एडविन कैनन, यहाँ पर एडविन कैनन कर लेंगे, एडवर्ड नहीं, एडविन कैनन, एडविन कैनन, ठीक है। तो ये शामिल हैं, रॉबिन्सन भी शामिल है, डाल्टन भी शामिल है, डेविस नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। अच्छा, ये बताएं, स्ट्रक्चर थियरी ऑफ एंड सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? इसको रॉबर्ट मर्टन ने लिखी है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक को किसने लिखा है? ये भी दुर्कीम की पुस्तक है। पीपल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रिजले ने लिखी है इस पुस्तक को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है और आ जाए। ओके, ये बात ध्यान। INSA ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये पुस्तक माल्थस की है, ये मैंने कई बार आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। अच्छा, वैज्ञानिक क्रांति किसे कहते हैं? औद्योगिक क्रांति को वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। और फॉकबेज पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्राह समनंद ने लिखी है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने करी थी। समाज एक सावयव के समान है, किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? टायलर महोदय ने लिखी है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? अकबर ने किया। ये सब प्रश्न आप देखिए। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? तो होमन्स हैं, जॉर्ज सी होमन्स महोदय। अच्छा, ये बताएं, और भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हाई मेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसने लिखा है? DP मुखर्जी की पुस्तक है। सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीट्रिम सोरोकिन है। ओके, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, किसने कहा कि विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है? तो ये मार्गन का कथन था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मीड महोदय हैं, मार्गरेट मीड महोदय ने मेल एंड फीमेल नाम की पुस्तक लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इरावती कर्वे की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप माने होता है नातेदारी, ठीक है। किनशिप माने होता है नातेदारी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो मैंने सोचा आपको बीच बीच में ऐसे प्रश्नों को बता दिया जाए। ओके, क्लियर।
इंडियन विलेज पुस्तक पूछा जाएगा तो एस सी दुबे अगर मिलेगा दी इंडियन विलेज तो एस सी दुबे लगाएंगे। इंडियन विलेजेस पुस्तक मिलेगा तो आप एम एन श्रीनिवास लगाएंगे। लेकिन अगर एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे दोनों मिल जाएंगे तो आप एस सी दुबे को हमेशा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने ही लिखी है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों का एक प्रकार सिद्धांत है ये। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लगभग आपने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया। और भी आपके जो सब्जेक्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट के, जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। तो बीए सेकंड सेमेस्टर का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्ला स्टडी पॉइंट को, बीए करिकुलर कोर को करिकुलर मास्टर को। इसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पर भी शुक्ला स्टडी पॉइंट की आईडी है, उसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।